हेलो दोस्तों, देखिए जो हम आज शुरू करने वाले हैं, अब से पहले मैंने आपको इंग्लिश के दो चीजें कवर करी। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा था एक्टिव पैसिव। उनमें अभी वीडियो हमारी जारी रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ में आपको 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है, जो अपना मैथ का सिलेबस है, उसको भी धीरे धीरे कवर करते हैं। उसी सीरीज में मेरा पहला टॉपिक जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है जी। अब यहाँ हम इस पे जाने से पहले ये बात कर लेते हैं कि ये रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल होता है, उसमें पढ़ा था कि जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। अगर उसकी मैक्सिमम पावर 3 होती थी तो उसको बोल देते हैं क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि त्रिघात समीकरण। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है लीनियर यानी रैखिक। इसका मतलब होता है जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होगी, यानी कि मैक्सिमम घात अधिकतम घात 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। इसका ग्राफ भी हमेशा एक सीधी लाइन होती है, चाहे तो ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, किसी भी डायरेक्शन में खींच लो, बस एक सीधी लाइन होती है। इसके अलावा इसके ग्राफ में कोई भी चीज नहीं आती। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए दूसरी बात आती है चर यानी वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल वो वैल्यू होती है जैसे x, y, z होते हैं, a, b, c होते हैं, या और भी चीजें हो सकती हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन में जिसको भी मान सकते हैं, जो भी हमें सामने दिखा हो उसको वेरिएबल लेते हैं। अगर उसकी वैल्यू एक इक्वेशन में अलग आ रही है, दूसरे में अलग आ रही है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए, अब आप ये बताइए ऐसी कोई चीज हो जो आज आपके पास हो, उसकी वैल्यू आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, परसों हो सकता है कुछ और हो, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आपके पास जिसकी वैल्यू आज भी वही है, कल भी वही होगी आगे, और उससे पहले भी वही थी, तो वो आपके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में। मतलब जिस चीज की वैल्यू ना बदले कभी भी, जो हर जगह पूरे यूनिवर्स में सेम हो, उसको बोल देते हैं कांस्टेंट। और जो जगह जगह पे बदलती हो, जो कदम कदम पे बदल जाए, उसको बोल देते हैं वेरिएबल। ठीक है, चलिए ये बेसिक डिफरेंस है इनका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। यही हमें यहाँ हेल्प करेगा इसको समझने के लिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपके लिए जो लिखने वाला हूँ, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा बोर्ड में कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो वो ए बी सी की वैल्यू आप लीनियर इक्वेशन में कैसे निकाल पाएंगे, जब आपको उनका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट होते हैं और एक्स वाई क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल। ठीक है जी। तो देखिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं एक नंबर का काम कैसे होता है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पर एक इक्वेशन लिखी है 5x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो केवल एक नंबर के लिए बात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, यानी कि उसके इक्वल टू 0 को जरूर होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो उसको आप बना लीजिए। ठीक है, देखिए बनाते हैं। इक्वल टू 0 नहीं है इसमें, तो पहले आप इसकी तरह बनाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। बना दिया। अब इसकी कंपैरिजन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उससे करेंगे। ठीक है, कि तुलना करेंगे, तुलना कह देते हैं या कंपैरिजन कह सकते हैं, कह सकते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, किससे करोगे, इस इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन या तुलना कुछ भी कह दो, उसको आप इससे करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करोगे, तो यहां से आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। और आपको बोर्ड में ये कभी कभी आ जाता है एक नंबर में कि ए बी सी की वैल्यू बताइए। छोटा सा एग्जांपल आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है। देखिए x के साथ जो लिखा होता है, यहाँ पे देखिए x का क्या लिखा है, a, तो इसका कोएफिशिएंट a हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ x के साथ क्या लिखा है 5, तो इसकी a की वैल्यू क्या होगी 5। इजी है। अब यहाँ देखिए y के साथ कौन है b, और इक्वेशन जो आपको दे रखी है उसमें y के साथ कौन है 2। ठीक है जी, b की वैल्यू कितनी होगी 2। और देखिए x और y के अलावा जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको c बोल देते हैं, तो c की वैल्यू आप डायरेक्ट जो विदाउट x y होता है वो हमारी c की वैल्यू रहती है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा विद साइन होता है,
क्या, विद साइन। देखिए 6 के साथ माइनस लिखा है तो ये माइनस भी आएगा, यानी कि वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 6। ये आपका ABC की वैल्यू होगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है और कभी कभी बोर्ड में एक नंबर में आ जाता है। ABC की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। देखिए जरा, देखिए लास्ट टाइम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था वो ये सीखा था कि कैसे हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आज जो हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं बोर्ड में कभी कभी आ जाती है कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। देखिए लिखा है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें दो तरह से सॉल्व करना होता है लीनियर इक्वेशन को, एक एल्जेब्रिकली और एक ग्राफिकली, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि एल्जेब्रिकली केवल आप एक्सप्रेशन बना के दिखा दो, यानी इक्वेशन बना के आपको छोड़ देना, आगे नहीं करना। अगर बोलेगा एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन दिखाओ और ग्राफिकली सॉल्व करो, तो हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेशन बना करके ग्राफ पे सॉल्व करना होता है, यानी कि ग्राफ के मीडियम से, ग्राफ के माध्यम से ये चेक करना होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। जो वैल्यू आएंगी, जो भी आंसर आता है ग्राफ से आता है। यहाँ अपने पास से कोई इक्वेशन, कोई भी मेथड सॉल्व करने वाला नहीं लाएंगे, ना एलिमिनेशन, ना सब्स्टिट्यूशन, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई नहीं। केवल ग्राफ के मतलब ग्राफ की हेल्प से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ यही करने वाले। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब आफ्ताब जो है अपनी लड़की से कह रहा है 7 साल पहले, आई वाज 7 times as old as you were, कि मैं तुमसे 7 गुना था उस टाइम, यानी 7 साल पहले। तो देखिए एक छोटा सा बेसिक फंडा होता है जब भी आप एज प्रॉब्लम करोगे, ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बात माननी, जब भी आप एज लेट करोगे, मानोगे, तो वो हमेशा एज मानी जाएगी प्रेजेंट वाली, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्या, प्रेजेंट वाली एज मानेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले आप देखिए, अब ये आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे तो आफ्ताब की एज पहले मान सकते हो, चाहे उसकी डॉटर की, आप जो चाहे वो मान सकते हो, ठीक है। मैं आफ्ताब मान लेता हूं और जो भी एज मानोगे उनको ईयर्स में मानोगे, ठीक है, ईयर्स। अगर आफ्ताब की प्रेजेंट हमने एक्स मान लिए तो डॉटर की कितनी जाएगी। देखिए यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल, तो हमें दूसरा वेरिएबल लेना होगा। आफ्ताब की x ईयर्स हो गई, डॉटर की y ईयर्स हो गई, ठीक है। अब पहली कंडीशन लगाइए, पहली कंडीशन में वो कह रहा है 7 years ago, ठीक है। तो यहाँ लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या हमारी, देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिएगा 7 years ago। इसका मतलब देखिए 7 years ago का मतलब हो गया पहले इन दोनों एज को, जो प्रेजेंट वाली है, इनको 7 years ago ले जाना पड़ेगा, 7 साल पहले ले जाना पड़ेगा। तो दोनों में से 7 माइनस कर दें, ठीक है। अगर मैं आज अपनी एज मान लो x बताता हूँ और आपसे पूछूं 5 साल बाद, 5 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, तो मुझे x का तो पता नहीं है ना, तो जो भी होगी उसमें से 5 माइनस होगा। तो हमेशा एगो के लिए या पहले के लिए आप माइनस करेंगे एज, ठीक है, जितना उसने बोला होगा। तो आफ्ताब की कितनी जाएगी, x - 7, ठीक है जी, ईयर्स में। ऐसे ही डॉटर की कितनी जाएगी, y - 7 ईयर्स, ठीक है जी। ये आपको 7 years ago की आपकी दोनों की एज मिल गई है। अब आप कंडीशन देखिए क्या, उसने बोला आई वाज 7 times, यानी कि जो आफ्ताब जी थे वो डॉटर जो थी पहले, उनकी 7 साल पहले, उनके 7 times, ठीक है जी। आफ्ताब डॉटर के 7 times। अब ऐसा मत कर देना कि डॉटर इक्वल टू आफ्ताब में 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो आफ्ताब तो और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे में होती है, बराबर करने के लिए, ठीक है जी। ध्यान रखना, आफ्ताब जो थे डॉटर के 7 times, अब यहाँ उठा कर वैल्यू रखनी है। आफ्ताब की वैल्यू कितनी है, x - 7, डॉटर की वैल्यू कितनी है, y - 7, ठीक है जी। सॉल्व कीजिए, ठीक, सबको इधर लिखाइए लेफ्ट हैंड पे, x - 7y - 7 प्लस का 49 = 0। इक्वेशन बनी आपकी x - 7y प्लस 42 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। पहली कंडीशन जो हमारी बोल रही है 7 years ago वाली, ये हमारी उसकी पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड पे करते हैं, छोटी सी पार्ट मेजर कर देंगे सेकंड को, फिर दोनों एक साथ लिख करके सॉल्यूशन करेंगे।
देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, उसने बोला 3 years from now, मतलब अब से 3 साल बाद आगे की तरफ चल रहा है। तो हम दोनों में पहले क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो आफ्ताब जी हो जाएंगे हमारे। अच्छा यहाँ कंडीशन लिखेंगे 3 years from now, ये कंडीशन में लिखनी होती है। तो आफ्ताब की एज कितनी जाएगी आपकी, जो हमारी आफ्ताब की एज पहले थी x प्रेजेंट वाली, उसमें आप 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए डॉटर की कितनी थी y में आप 3 ऐड कर देना, तो ये आपका आफ्ताब और डॉटर दोनों की एज आ गई 3 years आफ्टर, ठीक है। उसमें बोला गया I shall be 3 times as old as you will be, मतलब अब कंडीशन क्या है, आफ्ताब जी जो है वो अपनी डॉटर के 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 टाइम्स। तो अब केवल वैल्यू उठा के रखनी है, x + 3 = 3 × y + 3, ठीक है। सॉल्व करिए, सब कुछ लेफ्ट में लेकर आइए, x - 3y - 6 = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। देखिए यहां तक तो आपको करना ही करना है, चाहे मेथड कोई भी कहा हो आपसे सॉल्यूशन करने की, आपको यहां तक तो आना ही है। दोनों इक्वेशन दोनों कंडीशन से बनानी ही है बस, ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब उसके बाद देखिए आपको बोला है एल्जेब्रिकली तो एक्सप्रेशन ही आ गई दोनों, फर्स्ट सेकंड इधर है फर्स्ट इधर है, ठीक है। उसके बाद उसने बोल रखा ग्राफिकली, मतलब ये हुआ अब आप इसके आगे जो भी सॉल्यूशन करोगे वो ग्राफ पे करोगे, ठीक है। कोई भी मेथड नहीं लगाना है, नॉर्मल सॉल्यूशन वाला 3 मेथड जो हमारे पास होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं लगाना है, केवल आपको ग्राफ लेना है, ग्राफ पेपर लेना और उसको सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। इतना समझ में आया। इसे आप 5 सेकंड के लिए इसको देखिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, केवल 2 इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, अगर किसी को लिखना हो तब तक ये लिख ले, ठीक है। मैं 5 सेकंड के लिए इसे छोड़ता हूँ, आप इसे इतना लिख लेना, ठीक। उसके बाद में आपका ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जब भी आप कोई इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो आप उसको y = में कर लो, ठीक है। कैसे, y = अब यहां से अगर y = निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, x + 42 = 7y हो जाएगा ये, इसको हम माइनस वाले टर्म को उठाकर इधर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y = निकालना है तो देखिए y = आएगा x + 42, ये तो पहले से इधर है, जो मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है 7 की, उसको आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, हो गया y = ठीक है। अब ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ होगा x - 6 इधर ही रखिए दोनों को, इसको उठा के उधर पहुंचा दीजिए तो 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे y = x - 6/3, दोनों चीजें y = में हो गई। अब देखिए छोटे से बॉक्स बनाते हैं ग्राफ के लिए, एक बॉक्स इसके लिए और एक बॉक्स इसके लिए। आपके पास ग्राफ पेपर पे या आपकी कॉपी में खूब जगह होगी, आप वहां आराम से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। यहां आप लिखेंगे x = यहां लिखेंगे y = जो ये वैल्यू है, ठीक। ऐसे यहां x = लिखेंगे और यहां लिखेंगे y = x + 42/7, ठीक है। अब देखें हमें क्या करना है, ग्राफ पे आप पॉइंट तो कितने भी ले सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम पॉइंट लिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राफ खींच पाएं, यानी कि मिनिमम 2 पॉइंट लीजिए और 2 पॉइंट से ग्राफ खींच जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए अपॉन में कौन है 7, तो आप x की वो वैल्यू लीजिएगा जिससे ये सॉल्यूशन ऊपर वाला होने के बाद 7 से डिविजिबल हो, मैं पहले के लिए बता रहा हूँ। और दूसरे के लिए यहाँ x की वो वैल्यू लीजिएगा ये दोनों आपस में सॉल्व होने के बाद 3 से डिविजिबल हो, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिस पर हमें y एक इंटीजर मिले, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट में ना हो, क्योंकि पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आएगी तो आप उसे ग्राफ पर शो करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी, ठीक है। पॉइंट पे नहीं लेनी, कंप्लीट
वैल्यू लेनी है, यानी इंटीजर लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू आप इसमें इन टर्म्स ऑफ 7 -7 लेते हैं। देखिए x की वैल्यू -7 लेते हैं, ठीक। अगर आप देखिए इसको अगर चाहो तो सॉल्व करके दिखा दो, चाहो तो सॉल्व करके दिखा देना अपने उसमें कॉपी में। जैसे देखिए हमने लिया x इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 7 प्लस का 42/7, तो ये हो गया आपका 35/7, कितना आ गया 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, वो आप यहां लिख दीजिए। एक पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू -7 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है। अब यहां देखिए अगर आप x की वैल्यू 7 ले लीजिए, क्या 7, अभी -7 लिया था, अब हम +7 लेते हैं। देखिए अगर आप +7 लेंगे तो 42 और 7 जब आप ऐड करोगे 49 हो जाएगा, और 49 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 7 ही तो आता है, 7 7 या 49, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 पे y की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ गई। अब इधर आ गई, 2 पॉइंट मिल गया ना, 2 पॉइंट इधर से मिल गए ना, अब 2 पॉइंट इधर से निकालते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि इनके आसपास ही रहे, जैसे हम -7 लिया है तो यहाँ क्या ले सकते हैं, देखिए -3 लेंगे तो 3 और 3 ऐड हो जाएंगे, -9 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे -6 लेंगे तो वो भी अपना काम चलेगा, यानी -6 और -7 आसपास हो जाएंगे, तो -6 ले लेते हैं। क्या लेंगे, -6 लीजिए, -6 लीजिए, यहाँ पे रखिए, -6 और -6 दोनों माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, आपने लिया x इक्वल टू -6, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -6 -6/3 -12/3 कितना होगा -4, ठीक है जी। आप यहां लिख देंगे -4 आ गया, सही। अब देखिए अब नेक्स्ट हमने वैल्यू ली थी 7, ठीक है। अब इसके पास लीजिए आप 6 लीजिए, 7 लिया था या 6 ले लेते हैं, ठीक। अगर आप यहां 6 लेते हैं देखो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो क्या वैल्यू आती है 0 आती है हमेशा, तो यानी कि y की वैल्यू क्या जाएगी 0। आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 2 वहां से पॉइंट आ गए हैं, 2 यहां से पॉइंट आ गए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट से हम कोशिश करेंगे ग्राफ पूरा खींच जाए। शुरू करते हैं, मेरे पास मैं एक रफली ग्राफ खींचूंगा, आप जब अपने ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे x एक्सिस होती है, ये y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है, ठीक है। बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दोनों एक्सिस का उसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। इधर राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं सब, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए मैक्सिमम 7 तक जाना है x पे, ठीक है। y पे कितना जाना है, मैक्सिमम 7 जाना है, 7 ऊपर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। माइनस में कितना जाना है 7 जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। ऐसे y में माइनस मैक्सिमम कितना जाना है हमें, y पे -4 जाना है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं -5, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा ग्राफ ये था, पहला हमारी लाइन ये थी ना, पहली इक्वेशन ये थी। तो इसके लिए देखिए x की वैल्यू क्या लेनी है सबसे पहले, -7, ये दिख रहा है, x की वैल्यू कितनी है -7, ये ठीक है जी। ये -7, ठीक है जी। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, अब 5 की तरफ ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होती है y की, तो y से इधर आएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये क्या बनेगा, पहला पॉइंट होगा -7, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या बोला, 7 पे कितनी वैल्यू है 7, तो y की वैल्यू 7 यहाँ पे है, x की वैल्यू 7 है ना यहाँ है, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7, तो 7 पे 7 कहाँ जाएगा, देखिए इधर चलिए ऊपर ऐसे, और y की वैल्यू 7 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, प्रॉपर दिखने के लिए थोड़ा हटा देते हैं इसको, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए वहां यहाँ चेक करिएगा, लगभग ये यहाँ पे आएगा 7, -7
ठीक है जी, ये आपका दूसरा पॉइंट है 7,7 मिल गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, पहले इनको मिलाएंगे, ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी, इसको आप मिलाएंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ थोड़ा सा मेरा मतलब अंदाजे से बना रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इन ग्राफ पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। तो आपने इसको ऐसे मिला दिया, मिल गया जी। ये हमारी कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। इस पर आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या थी ये, x माइनस के 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। आपको पता रहेगा कि ये इस वाली लाइन की इक्वेशन की एक ग्राफ है, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, -6 पे कितना है, माइनस का 4, -6 आपका ये x का और -4 कहाँ है, ठीक है। तो लगभग ये पॉइंट यहाँ पे -6 माइनस के 4, ठीक है जी। अब देखिए ये कितना है, 6 पे कितना है 0, 6 कहाँ आपका यहाँ, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी है 0, ये पॉइंट हो गया आपका 6,0। अब जब आप इनको मिलाओगे ये कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तो मिल ही रही ना लाइन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये आगे आप आगे लेके जाओगे तो इसका इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इधर जाकर के टच होंगी, मिलेंगी इधर इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए हमारा बोर्ड छोटा है, हमारी जगह थोड़ी छोटी है, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगी, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों मुझे, क्योंकि देखिए इसका इंडिकेशन थोड़ा ऊपर की तरफ है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी, यानी इनके पास सॉल्यूशन जरूर होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो इनका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, ठीक है। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को बोल देते हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो आपको करना क्या, इसको ग्राफिकली आगे जाके मिलाना, और जहां इन दोनों मिलेंगी ना वहां पे आप x की और y की वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि इसने बोला नहीं है सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन बस केवल शो करने को बोला था, मैंने शो कर दिया, ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम आएगी ऐसे तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा ग्राफ पेपर पे, बोर्ड पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी आपकी वीडियो डाल दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा एक क्वेश्चन की वीडियो पूरी ग्राफ पे सॉल्व करके, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला हमने आपको बोला था कि ये आगे जाके मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ मैं ये किस तरह से मैच करेंगे, मैंने ग्राफ पेपर पे इसका सॉल्यूशन बनाया है, आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि हमने, देखो इसकी यूनिट भी हमने 1 ली थी यहाँ पे, ठीक है। उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि कहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन हमें बाद में आइडिया आया, उस तरीके को मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो बस थोड़ी देर बाद में शुरू करेंगे कि कैसे पता करते हैं किसी भी दो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशंस का पहले एडवांस में सॉल्यूशन क्या होगा, उनको पता करने का तरीका होता है थोड़ा सा, अभी बताने वाला हूँ। बस आप इस क्वेश्चन को पूरा करिए पहले। देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है जो हमने नीचे बनाया है, देखिए उसमें हमें x एक्सिस पे जो यूनिट लेनी है वो हमने क्या माना है, माना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई, मतलब आप इसे इंग्लिश में अगर शायद लिखना तो लेट ऑन x एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको x एक्सिस पे 4 यूनिट लेनी है एक बॉक्स की, और y एक्सिस पे आपको सिंगल यूनिट लेनी है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको लेट करना है, ये आपकी मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब आप जब बनाएंगे आपके पास देखिए पहली जो इक्वेशन थी ये x - 7y + 42 = 0, इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट थे, -7 पे 5 आ रहा था, 7 पे 7 आ रहा था और 42 पे 12, ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट निकाला है। इसको तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट यहां ड्रॉ किया -7,5, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया 7,7 ये लगाया था, फिर 42 पे 12, इन तीनों पॉइंटों को हमने मिला दिया, लीनियर इक्वेशन की लाइन बना दी, फर्स्ट पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था, नेक्स्ट वाले में क्या था, देखिए हमारे पास 2 पॉइंट पहले से थे, -4 एंड 6,0, और ये वाला 42 पे 12, ये क्या है, इनका सॉल्यूशन पॉइंट होता है, ठीक है। अभी बताता हूं मैं इसको कैसे निकालना है। आप ये देखिए ग्राफ कैसे पूरा करना है, ये आपने यहाँ -6,4 बनाया, फिर 6 पे 0 बनाया, और यहाँ पर 42 पे 12 बनाया। अब आप इनको मिलाएंगे, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही इस इक्वेशन का, वही इन दोनों इक्वेशंस का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉइंट होता है। अब ग्राफिकली आप कैसे बताएंगे कि इनका आंसर क्या है। आपने देखिए x को माना क्या था, आपने माना था आफताब की जो एज मान रखी थी, प्रेजेंटेज वो x थी,
तो x पे वैल्यू क्या है 42, तो ये 42 कौन हो जाएगा, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हो जाएगी 42, ठीक है। ऐसे आपने y को क्या माना था, डॉटर की एज मानी थी, तो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 12। देखिए यहाँ पे 12 है ना y के प्लेस पे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से 42,12 से ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, ये आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, ठीक है। बस आप ये देख लेना कि आपने x माना किसको है और y किसको माना है, वही उन दोनों के रेस्पेक्टिव आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके। देखिए अब जो नया टॉपिक है, या कह लीजिए नया सेक्शन जो हमारा जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो उसका जो नया सेक्शन है वो ये टेबल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरा। मैंने आपको देखिए 3 एग्जांपल लिए अलग अलग, एक पेयर यहाँ पे है, एक पेयर यहाँ पे है, एक पेयर यहाँ पे है, ठीक है। 3 अलग अलग एग्जांपल है और उन तीनों के कंपैरिजन रेशियोज देखिए, रेशियोज कंपैरिजन कर रखा है आपस में, फिर उसका मतलब लिखा है कि किस रेशियो, अगर ये वाला रेशियो आएगा तो आपको ये लिखना है, ये वाला आएगा तो ये लिखना है, ये आएगा तो ये लिखना है। ये होता क्या, सुनिए। देखिए हमने आपको एबीसी की वैल्यू निकाली स्टैटिक लास्ट टाइम, अब यहाँ देखिएगा ये पुराना ही काम है, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं x - 2y = 0। अब इसकी अगर कंपैरिजन आप इससे करेंगे ax + by + c = 0 से, तो देखिए a की वैल्यू 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू -2 और c है नहीं तो c की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर आपको एक इक्वेशन और देंगे हम, जैसे यहाँ लिखते हैं 3x + 4y - 20 = 0, तो देखिए जब एक इक्वेशन होती है तो a b c होता है, अगर एक और इक्वेशन मिलेगी तो आप क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में 1 1 कर दो और नेक्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर दोगे 2 2, ठीक है। तरीका वही है, a2 की वैल्यू क्या आएगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी, जो y का कोएफिशिएंट होगा 4, c2 की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी खाली -20, ठीक है। अब इन्हीं को जब आपने ये निकाल लिया तो इन्हीं को आपने यहाँ किया, देखिए a1/a2, a1/a2 दिख रहा है, a1 की वैल्यू 1 थी और a2 की वैल्यू क्या है 3, 1/3, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 -2/4, देखिए -2 4, सही। c1/c2 कैसा हो गया, c1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या है -20, 0.20 -20, ठीक है। तो ये रेशियो कौन से है, ये रेशियो वही है जो आप कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हो, ये वही रेशियो है। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 कहां से आ रहे हैं, ये जो आपको लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया होगा उसी का कंपैरिजन करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से और वहीं से वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए, देखिए आगे क्या है, यहाँ लिखा है a1/a2 is not equal to b1/b2। अब 3 तरह की बातें होती हैं, देखिए जब आपके पास रेशियो 3 है ना, a1a2 b1 b2 c1 c2, 3 रेशियो आपके पास। अब तीनों रेशियो को आपको इन 3 कंडीशन हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, एक पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो जरूर करती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे बाय चांस हमने जब इसको रेशियो देखो चेक करो 1/3 और -2/4, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, देखिए 1/3 तो 1/3 रहेगी, ठीक है। तो इसको चेक करोगे तो ये -1/2 होगा, 2 2 4 हो जाएगा नीचे, तो ये -1/2 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। अगर ये इक्वल नहीं है तो पहला ही रेशियो फॉलो कर गया हमारा, a1/a2 is not equal to b1/b2, फॉलो कर गया। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है किसी भी इक्वेशन में, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो आप सीधे सीधे ही माइंड में एक मैप क्रिएट कर लेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। देखिए मैं छोटा सा लिख के दिखा देता हूं आपको कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती कैसे है। एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, ये क्या होती है, ये लाइन फर्स्ट है, मान लो ये लाइन सेकंड है, ये होती है प्रतिच्छेद करती रेखा, जो एक पॉइंट पे मीट करती है, एक पॉइंट पे जरूर मीट करती है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। और ये इसका एक ग्राफ कह लो आप, या माइंड में इमेज कह लो, वो इस तरह की इमेज बनेगी, ठीक है जी। इस तरह की इमेज, इन लाइनों की इस तरह की इमेज होती है, ठीक है। और आप इससे एक आइडिया क्या निकालोगे, अगर एक बार प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब एक बार इंटरसेक्ट करती है तो क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। आपको पेपर में मिलेगा कि बताइए यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो आप पता कैसे करोगे, सबसे पहले a1 a2 निकालोगे, b1 b2 निकालोगे, c1 c2 निकालोगे, फिर उन रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे उनका, और जो ये वाला अगर फॉर्मूला या ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो आप सीधा लिख दोगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल। हिंदी में बोल देते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, एक हल, केवल और केवल एक हल, ये भी बात होती है।
अद्वितीय ना लिख के कभी कभी लिखा आता है, कभी कभी बोल देते हैं केवल और केवल एक हल, तो वो भी यही कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ये बहुत सारे आपके पेपर में लगने वाली है, कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो होंगे उसमें लगने वाली एक बात है। अब एक बात और सुनिएगा, चलो मैं आगे बताता हूँ उसको। यहाँ देखिए नया पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, बिल्कुल पुराने सिस्टम से, जैसे पुराना क्या था बिल्कुल वैसे ही निकालना है। देखिए x पहले वाली इक्वेशन में a1 हो गया, दूसरी वाली में कोएफिशिएंट जो है x का वो a2 हो गया, दोनों का कॉमन रखो। 2/4 क्या होता है, इसे सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/2 होगा ये देखिए 1/2 हो जाएगा 3/6, इसको सॉल्व करोगे माइनस से माइनस खत्म, 9/18 क्या होगा 1/2, तो ये सारे रेशियो बराबर हो गए। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है तीनों रेशियो, अगर तीनों रेशियो बराबर है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब समपाती रेखा। अब इसका फिगर कैसे बनेगा दिमाग में, देखिए फिगर बनता है इसका ऐसा, मान लीजिए ये एक्सिस आपकी इस तरह से एक्सिस होती है, ठीक है, ये एक लाइन आपकी ऐसे आ रही है, ये वन लाइन, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी आपकी, ये दूसरी लाइन, इनका फिगर यानी ओवरलैपिंग लाइंस जो होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये इस तरह की लाइंस होती है, समपाती रेखाएं कह दो या कोइंसिडेंट लाइंस कह दो। ठीक है, अब देखिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए इस पे मीटिंग पॉइंट कितने होते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होती है तो मीटिंग पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं। इस कंडीशन में आप इनको बोल देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब अनेक हल वाली कंडीशन होती है, जितने चाहे उतने आप हल निकाल सकते हो। ये सारे x की वैल्यूज पे सारे बहुत सारे y देगा, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल की कंडीशन ये होती है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, सही है। अच्छा आगे चलिए, देखिए नया पेयर ऑफ इक्वेशन देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये होगी, ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये क्या है, ये 1/3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 को काटोगे 3 टाइम्स कटेगा, 1/3 हो गया, तो 1/2 1/2 1/3। अब यहाँ बात यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए पहले दोनों रेशियो तो बराबर है, लेकिन लास्ट वाला रेशियो बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये वाली कंडीशन आपको किन्हीं भी दो पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में अगर होल्ड करती है ये वाली कंडीशन, तो आप बोल देंगे कि ये लाइंस पैरेलल लाइंस है। और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में कैसे बनाओगे, देखो ऐसा, ये होंगी, ये मान लो एक्सिस आपकी x और y, ठीक है। अगर एक लाइन इस तरह से चली गई, ये फर्स्ट लाइन है मान लीजिए, तो सेकंड लाइन भी इसी तरह जाएगी, मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी इनके बीच में उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, और आखिर तक सेम डिस्टेंस चलती चली जाएगी। ये कभी मिलेंगी नहीं, रेल की पटरियों की तरह होती है, ठीक है, कभी मिलेंगी नहीं, सही है। और जब कभी मिलेंगी नहीं, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई टच पॉइंट नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, तीनों कंडीशंस कब कब फॉलो करती है, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए, हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत बताइए। संगत कंसिस्टेंट और असंगत इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखिएगा, जब कोई भी इक्वेशन, जब कोई भी दो इक्वेशन आपको सॉल्यूशन दे रही हो, तो वो होती है कंसिस्टेंट संगत, और जब वो इक्वेशन आपको सॉल्यूशन ना दे रही हो तो वो असंगत होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। यानी कि आप बस केवल एक चीज याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप मेरे हिसाब से यहाँ बताइए कोई ऐसी चीज है जो सॉल्यूशन ना दे रही हो, वो ये केवल ये है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। यानी कि केवल ये वाली कंडीशन जो होगी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, केवल एक यही कंडीशन ऐसी होगी जो आप यहाँ लिख सकते हो असंगत, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर अगर ये वाले रेशियो होल्ड कर रहे हो, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहे हो, तो आप वहां लिख देना डायरेक्ट असंगत है, ये दोनों इक्वेशन आपस में असंगत हैं, या दोनों इक्वेशन आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। बस आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, सॉल्यूशन नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए विच वन ऑफ दीज इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो आप केवल इन रेशियो को चेक करेंगे सबको, ठीक है। जहां पे ये वाला रेशियो आ जाएगा पैरेलल लाइंस वाला, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला, तो वहां लिख देंगे आप असंगत या इनकंसिस्टेंट, और बाकी दोनों कौन सी होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है, याद रखना। चलिए देखिए इसको,